इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है एक प्राइवेट कंपनी को दिखाते हुए, जो कि शहर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा टावर बनाकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दरअसल इस प्राइवेट कंपनी का मेन विजन होता है कि पूरी दुनिया के लिए एक एनर्जी सोर्स बनाया जाए जो कभी भी खत्म ही नहीं हो सकता। इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी की पूरी रिसर्च हो चुकी होती है और अब सिर्फ फाइनल टेस्टिंग बाकी थी, जिसके बाद ये अपनी मशीन को सक्सेसफुली ऑन कर देंगे। अब हमें उसी शहर के अंदर विल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। विल तो लगातार उसी प्रोजेक्ट की तरफ देखता जा रहा था, क्योंकि उसने उस प्रोजेक्ट में काम किया होता है और उसने अपना काफी ज्यादा योगदान दिया था कंपनी वालों को ये मशीन बनाने के लिए। इसीलिए वो प्रे कर रहा होता है कि काश ये पूरा प्रोजेक्ट एकदम सक्सेसफुली रन हो जाए, जिससे कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसे काफी पैसे भी मिलेंगे। विल की एक बहन मिया भी होती है जो अपनी बेटी डॉनी को वहाँ पर लेकर आई थी। दरअसल डॉनी को एक बीमारी होती है जिसके स्टेजेस बढ़ते जा रहे थे और उसे बचाने के लिए बहुत ही बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए काफी पैसे भी लगेंगे। तब यहाँ पर विल अपनी बहन को थोड़ी सी शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो सब कुछ संभाल लेगा। अगर ये प्रोजेक्ट प्रॉपरली रन हो गया तो पूरी कॉन्ट्रैक्ट में ये भी इंक्लूड था कि वो डॉनी का इलाज कराएंगे। इसीलिए अब हमारा फ्यूचर इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने पर डिपेंड है। विल तो बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाकर उस प्रोजेक्ट को देखने लगा, क्योंकि अब वो शुरू होने वाला था और अब सारी चीजें एकदम परफेक्ट होने के कारण देखते ही देखते कंपनी वालों ने उसे ऑन कर दिया था। जमीन में से एक बहुत ही तेजी से लेजर ऊपर की तरफ जाती है जो काफी ब्राइट लग रही थी। विल को तो ये नजारा इतना ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट पर कई साल लगाए थे और अब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है। और अब ये पूरा सीन यहीं पर ब्लैंक हो जाता है। अब हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर विल एक अजीब सी चैम्बर से बाहर निकल रहा होता है। दरअसल यहाँ का पूरा सिनेरियो बदल चुका था, क्योंकि ये पैरेलल वर्ल्ड होता है, यानी कि पृथ्वी जैसी एक अलग दुनिया जो सेम टू सेम उसकी जैसी दिखाई देती थी। अब विल यहाँ पर क्यों और कैसे पहुंचा इसका अंदाजा तो उसे भी नहीं होता, इसीलिए अब वो जिस कंपनी में काम करता था उसके अंदर ही आगे बढ़ने लगता है। विल तो सबसे पहले जाकर एक अजीब तरीके के क्यूब को अपने हाथ में ले रहा था और फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। विल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया था कि आखिर उसे आगे क्या करना चाहिए, लेकिन वो फिलहाल के लिए अपनी कंपनी का डेटा कलेक्ट कर रहा था। विल ने खुद को सक्सेसफुली सिस्टम से लॉगिन तो कर लिया था, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो सारे एम्प्लॉइज मरे पड़े मिले थे। उन्हें किसी न किसी रीजन से बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया था। चारों तरफ एकदम से तबाही मची हुई होती है और आधे से ज्यादा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुके थे। दीवारों पर तो अजीब तरीके की कलाकृतियां बनाई गई थी। अब ये सारी चीजें क्या और कैसे हो सकती हैं, ये तो हमें आगे चलकर पता चल ही जाएगा। विल तो अब कैसे भी करके बाहर जाकर चेक करने लगता है, लेकिन उस जगह पर भी जितने लोग मौजूद थे वो मर चुके होते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो किसी खिलौनों की तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन विल देखता है कि जिस तरफ से उसकी प्राइवेट कंपनी ने लेजर बीम ऊपर की तरफ फायर की थी, वो अभी भी लगातार नॉन स्टॉप फायर होते ही जा रही है। यानी कि उनके कंपनी का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और वो अनलिमिटेड एनर्जी जनरेट करने में कामयाब हो चुके हैं। अब यहाँ विल को थोड़ी देर बाद अपनी एक फ्रेंड एबिगेल का कॉल आता है और जब विल ने थोड़ी सी बातें की तो एबिगेल शॉक हो गई विल को जिंदा देखकर, क्योंकि इस सिचुएशन में एबिगेल ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई जिंदा बचेगा। एबिगेल धीरे धीरे विल को सारी बातें समझाने लगती है और साथ ही साथ विल को एक फाइल भेजती है जिसके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। अब यहाँ पर विल अपने कुछ महीनों पहले वाले सीन इमेजिन करने लगा था, जब अल्टरप्लेक्स नाम की एक कंपनी ने पहली बार ये डिसीजन लिया होता है कि वो इस तरीके की मशीन्स बनाएंगे। दरअसल ये मशीन मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने की टेक्निक यूज करता है और अल्टरप्लेक्स नाम की ये कंपनी सारी चीजें अपने टावर में इंक्लूड कर रही थी, जिससे कि वो सब ऐसी एनर्जी बना ले जो कई सालों तक हमारी जनरेशन को पावर देती रहेंगी। अब यही सारी चीजें स्टार्ट करने के लिए अल्टरप्लेक्स कंपनी ने विल को इनवाइट किया अपनी कंपनी के अंदर। वहाँ पर तो एबिगेल विल का स्वागत करती है, क्योंकि एबिगेल तो अल्टरप्लेक्स कंपनी की डायरेक्टर थी और उनके पास तो विल का पूरा डेटा होता है कि वो एक फिजिसिस्ट होने के साथ साथ अच्छा पायलट भी है। उसने तो नासा के कई सारे मिशंस में योगदान दिया है और वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। इसीलिए अब एबिगेल चाहती थी कि विल उसके इस प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से शामिल हो जाए और अपना कंट्रीब्यूशन एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह दे। जब ये सारी बातें विल को पता चली कि ये तो एक जॉब इंटरव्यू है, तो वो तुरंत ही इसके लिए मना कर देता है। लेकिन अब यहाँ पर एबिगेल ने उसे काफी सारे पैसे देने के वादा किए और उसके नेफ्यू डॉनी का इलाज कराने के भी प्रॉमिस किया। अब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के कारण विल थोड़ा सा सोचने लगा कि वो क्या करे, जिसके बाद वो अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए इस जॉब के लिए हाँ कर देता है। उसे तो सारी चीजें बताई जाने लगी, लेकिन इससे पहले उसे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी साइन कराया गया, यानी कि विल कंपनी में होने वाले किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में किसी को नहीं बता सकता। विल तो उन सारे एग्रीमेंट को अच्छे से साइन कर लेता है और कंपनी में ज्वाइन हो जाता है।
अब ये पूरा सीन प्रेजेंट में आ चुका था, जहाँ पर विल शहर में भाग रहा होता है। पूरा का पूरा शहर एकदम से खाली हो चुका था। विल तो लगातार अपनी बहन मिया को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कॉल कभी कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। हमें अब पता चलता है कि विल ने अपने हाथ में एक अजीब तरीके का क्यूब लिया है, जिसके ऊपर वो बार बार देख रहा था कि परसेंटेज कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अब ये चीज क्या थी ये तो सिर्फ विल को ही पता है। विल ट्राई कर रहा था कि वो किसी भी तरीके से अल्ट्राप्लेक्स कंपनी के अंदर चले जाए, जहाँ से वो लेजर बीम निकल रही है, लेकिन रास्ते में उसे कई सारी डेड बॉडीज मिलती हैं, जिन्हें की बहुत ही ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था। शहर पूरी तरीके से वीरान पड़ा हुआ था और एक भी जिंदा इंसान उसे दिखाई नहीं दे रहा होता है। अब यहाँ पर विल एक शॉप के पास चला गया, जहाँ पर कुछ न्यूज चल रही थी। उस न्यूज के अंदर कुछ महीनों पहले का बात बताई जाती है, और ये वो समय था जब अल्ट्राप्लेक्स कंपनी ने वो लेजर बीम फायर की होती है। शुरुआत में सभी को लगा था कि अल्ट्राप्लेक्स कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट में काफी अच्छी सफलता हासिल की है, लेकिन बाद में उन्हें अंदाजा हुआ कि इस लेजर बीम के चारों तरफ एनवायरनमेंट में फैलने के कारण अब बची खुची एनर्जीज भी खत्म होने लगी थी। यानी कि ये सारी पृथ्वी की एनर्जीज एक साथ इकट्ठा करके कहीं और भेज रहा था। इस बात से कई सारे लोग इनके अगेंस्ट हो गए और कंपनी के खिलाफ दंगे फसाद करने लगे। हालांकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अपनी पूरी आर्मी के साथ इन्हें रोकने की कोशिश की। तभी उनमें से रेबल्स नाम के एक ग्रुप का जन्म होता है, जो लोगों को मारते थे, और अब वो अल्ट्राप्लेक्स कंपनी के सभी एम्प्लॉइज को खत्म करने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ये सारी चीजें हुई थी। वो उन्हें सजा देना चाहते थे इस इलीगल एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन अब अल्ट्राप्लेक्स कंपनी को अपनी सुरक्षा तो करनी ही होगी, इसीलिए उन्होंने अपने बनाए गए एडवांस ड्रोन चारों तरफ भेज दिए थे, जो उन रेबल्स लोगों को जान से मार देते और पूरी तरीके से खत्म कर रहे थे। अब वो रेडिएशन धीरे धीरे फैलता जा रहा था, इसीलिए सरकार ने सभी लोगों को टाउन से खाली कर दिया। तब से इस सिटी के अंदर ना कोई मौजूद है, और जो भी वहाँ पर प्रेजेंट था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब अचानक यहाँ विल की नजर आसमान की तरफ जाती है। उसने देखा कि वहाँ तो अजीब तरीके का होल क्रिएट हो रहा है, जो कि शायद ग्रेविटेशन और उस अजीब तरीके के रेडिएशन के कंबाइन होने की वजह से हो रहा था। ये चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी कि ये पृथ्वी के रोटेशन के ऊपर भी इफेक्ट डाल रही थी। विल को तो रास्ते पर कई सारे बर्ड्स की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, यानी कि वो सारे के सारे मर चुके थे। अब अचानक आगे जाते ही आसमान में एक अजीब तरीके का धमाका होता है। ये धमाका इतना ज्यादा तेज था कि विल का एक हाथ तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से चोटिल हो गई थी। विल नहीं समझ पाता कि आखिर ये धमाका किसकी वजह से हो रहा है, लेकिन वो जल्द से जल्द एक फार्मेसी स्टोर में चला आता है खुद के हाथ का इलाज कराने के लिए। उसने अलग अलग मेडिसिन अपने हाथ पर डाली, क्योंकि वो खुद एक फिजिसिस्ट होता है और उसे पता था कि कौन सी मेडिसिन लेनी है। वहीं अब हमें दिखाया गया कि विल ने जो क्यूब लिया था उसका 100% कंप्लीट हो चुके हैं, और अब अचानक उस कमरे में जितनी भी मेटल की चीजें थी वो उस क्यूब से आकर चिपकने लगी। विल तो कैसे भी करके उन मेटल की चीजों को हटाकर शॉप से बाहर निकल जाता है, लेकिन अब उसे दिखाई दे रहा होता है कि अल्ट्राप्लेक्स कंपनी के कुछ ड्रोन्स रेबल नाम के उस ग्रुप की एक वैन के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहे थे। रेबल ग्रुप के लोग भी चुप नहीं बैठते, वो भी अपनी गन निकालकर ड्रोन्स के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने तो साथ मिलके एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। तभी रेबल ग्रुप का लीडर विल को देख लेता है और उसे अपना दुश्मन समझने लगता है। वो तो विल के ऊपर भी लगातार फायर कर रहा था। विल किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर एक दूसरी लेबोरेटरी में आ जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा था कि शायद वो सेफ रहेगा, लेकिन उन ड्रोन्स ने रेबल के लोगों को खत्म करने के लिए वहाँ पर माइंस बिछा कर रखे थे। अच्छी बात ये होती है कि विल ने ये सभी नोटिस कर लिया और जल्द से जल्द उस घर से बाहर निकल गया। कुछ ही देर के अंदर वो घर पूरा माइंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। विल के पास और कोई भी चॉइस नहीं थी वहाँ से भागने के सिवाय। अब यहाँ थोड़ा और आगे जाने के बाद विल को रेबल ग्रुप का एक और आदमी मिलता है, जिसका नाम माइक था, और उसने विल के ऊपर गन पॉइंट कर दिया होता है। लेकिन माइक विल को गोली नहीं मारता, क्योंकि वो विल को जानता था और वो दोनों एक अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। माइक तो विल से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा, लेकिन अब शायद काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि कई सारे एडवांस ड्रोन्स वहाँ पहुंच चुके होते हैं। माइक तो अपनी जान बचाकर एक कोने में छुप जाता है, पर विल उन सभी ड्रोन्स को कह रहा था कि मैं तुम्हारी कंपनी का एक एम्प्लॉई हूँ। वो ड्रोन्स तो लगातार विल को स्कैन करने लगे थे, लेकिन वो इस बात पर भरोसा ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि विल का नाम उन मरे हुए लोगों में से एक होता है जो कंपनी ने खो दिए हैं। वो तो विल के ऊपर फायर करने ही वाले थे, तभी विल ने अपने बैग में से क्यूब निकाल कर दिखाया। उसे स्कैन करने के बाद ड्रोन समझ चुके थे कि ये कंपनी का एम्प्लॉई है। उन्होंने विल से कहा कि तुम्हें जल्द से जल्द कोई लेने के लिए आएगा, इसीलिए तुम यहाँ वेट करना। अब अचानक अगले ही मोमेंट में आसमान में से एक अजीब तरीके का पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से एक बहुत ही बड़ी ट्रेन नीचे गिर रही थी।
इतनी बड़ी ट्रेन की तबाही देखकर वो सारे ड्रोन्स डर जाते हैं और वहां से कहीं दूर चले जाते हैं। यहाँ पर अब विल अपनी पुरानी मेमोरीज याद कर रहा था, जिसमें कि वो देखता है कि अल्ट्राप्लेक्स कंपनी का सीईओ अपने उस एक्सपेरिमेंट के बारे में प्रमोशन कर रहा है। यानी कि वो पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि उनकी कंपनी कितनी ज्यादा एडवांस है और वो लोग एनर्जी जनरेशन के लिए क्या क्या कर रहे हैं। इससे उनकी कंपनी के इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे और उनका प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। विल तो अल्ट्राप्लेक्स कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही वहां पर काम करने लग गया था, लेकिन एबिगेल विल को अपने एक मेन हेड ऑफिस में बुलाती है, जहां उसने विल को एक घड़ी जैसा ट्रैकर दिया था जो कि हमेशा उसके साथ रहेगा और जब तक विल कंपनी के अंदर है उसे इस सिस्टम से कनेक्ट रहना पड़ेगा। ये वही समय होता है जब विल उस जगह पर काम करने वाले माइक नाम के आदमी से मिला था। दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है, लेकिन अब सारा सीन प्रेजेंट में आ चुका था जहां पर विल माइक के साथ मौजूद होता है। माइक तो उसे बता रहा था कि जब हमने कंपनी में रेड की तो तुम्हारे ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और उसके आगे मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। माइक ये सुनकर एकदम चौंक गया कि आखिर किस टाइप के एक्सपेरिमेंट उस पर किए गए होंगे, लेकिन अब अचानक विल को उस क्यूब के ऊपर रीडिवाइडर वर्ड लिखा हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब क्या होता है विल को अंदाजा नहीं होता, पर उसे एक बात याद आने लगी थी। ये तब की होती है जब एबिगेल विल को अपने लेबोरेटरी में लेकर गई, जहां कंपनी के अंदर मौजूद उस बड़ी और पावरफुल लेजर को फायर किया जाएगा। एबिगेल अब यहाँ विल को प्रोजेक्ट के बारे में सारी टेक्निकलिटीज बताने लगी थी। एबिगेल एक वीडियो दिखाते हुए विल को समझाती है कि हमारी कंपनी जो लेजर बीम छोड़ रही है वो स्पेस टाइम में एक ऐसा डिस्टर्बेंस पैदा करेगी जिससे कि हमारी पृथ्वी की पूरी मिरर इमेज बन जाए और वहाँ की सारी चीजें सेम टू सेम पृथ्वी जैसी हो, लेकिन कोई भी इंसान नहीं मौजूद हो सकता। और उनकी कंपनी दोनों ही वर्ल्ड्स के बीच एक बैरियर का काम करेगी जो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकती है। और अब कंपनी वालों ने तो विल को बिना बताए ये डिसाइड कर लिया था कि उस पैरेलल वर्ल्ड में विल को ही भेजेंगे। एबिगेल तो विल को वो क्यूब भी दिखाती है जिसे कि अभी वो पैरेलल वर्ल्ड में लेकर घूम रहा है। अब यहाँ देखते ही देखते सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर विल माइक को समझा रहा था कि हम एक्चुअल पृथ्वी पर नहीं हैं, हम शायद उस कंपनी के प्रोजेक्ट के कारण पैरेलल वर्ल्ड में आ चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ विल को थोड़ा सा डाउट हो रहा था क्योंकि पैरेलल वर्ल्ड में इतने सारे लोग जिंदा नहीं रह सकते, आखिर उनकी डेड बॉडीज यहाँ पर कैसे आ रही हैं। थोड़ी देर बाद विल को रियलाइज होता है कि जिस तरीके से आसमान में एक पोर्टल बनाकर वो बड़ी सी ट्रेन हमारी दुनिया में आई थी, शायद कंपनी वाले उसी तरीके से डेड बॉडीज इस दुनिया में भेज रहे हैं। यानी कि वो सारी डेड बॉडीज उनके लिए एक वेस्ट लग रही थी और सारे सबूत मिटाने के लिए वो इस दुनिया में ट्रांसफर कर देते हैं। विल नोटिस करता है कि उस क्यूब के ऊपर 20 घंटे का टाइमर चालू हो चुका है और उतने टाइम में कुछ नहीं किया गया तो वो चीज कोलैप्स हो जाएगी। इसीलिए अब माइक विल को उस जगह से कहीं दूर लेकर जाने का डिसाइड करता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उस जगह पर एबिगेल भी आ गई थी। एबिगेल तो माइक और उसके साथियों के ऊपर चिल्ला रही थी कि आखिर तुमने हमारे बेस कैंप में हमला क्यों किया। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में वहां पर एक बड़ा सा ड्रोन आ जाता है जिसने कि उन तीनों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वो पता नहीं क्यों एबिगेल को भी नहीं छोड़ते, इसीलिए वो तीनों जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर एक कार के अंदर आ जाते हैं। विल जल्द से जल्द माइक को अपनी गन दे देता है जिसने कि ड्रोन को शूट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद वो ड्रोन नीचे गिरने के बाद पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से उनकी कार का भी एक्सीडेंट हो गया था जिसमें कि वो तीनों बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। यहाँ पर विल को अपने पास्ट का एक और सीन याद आता है जब कंपनी का प्रोजेक्ट लॉन्च हुए कुछ ही दिन हुए होते हैं। न्यूज पर चारों तरफ खबर आ रही थी कि कई सारी अनजान चीजें गायब हो जा रही हैं और कई लोगों का ये मानना होता है कि उस कंपनी के अनजान प्रोजेक्ट की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। धरती पर मौजूद शिप, ट्रेन और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स अचानक ही कहीं दूसरी जगह पर चले जा रहे होते हैं। विल भी ये सारी न्यूज देखकर थोड़ा सा सोच में पड़ गया था। लेकिन अब यहाँ पैरेलल वर्ल्ड में विल और उसके सभी साथी कार में से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर एबिगेल चिल्लाने लगी थी कि तुम्हें इस तरीके से उस क्यूब को खोना नहीं चाहिए था और अब क्यूब कहाँ मौजूद है उन्हें कुछ पता ही नहीं। विल तो बार बार अपनी बहन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें वो नाकामयाब हो जाता है। उसे डर लगने लगा कि उसका नेफ्यू और उसकी बहन सही सलामत है कि नहीं। तब जाकर एबिगेल बताती है कि उन्हें रेस्क्यू करके कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि लॉन्च के बाद जब उन्हें लगने लगा कि सिटीजन्स की जान खतरे में हो सकती है तो उन्होंने पूरा का पूरा शहर ही खाली कर दिया था। अब वो तीनों जल्द से जल्द कंपनी के टावर की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें कभी आसमान में से बहुत बड़ी बड़ी ट्रेन और बोट नीचे गिरते हुए दिखाई दे रही थी। वो तीनों अब जैसे ही टावर के पास पहुंचते हैं तभी बड़ी बड़े ड्रोन्स ने उनके ऊपर नजर रखना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए अब विल जल्द से जल्द अपने दोनों साथियों के साथ अंदर की तरफ भाग जाता है। विल को इतना तो समझ में आ चुका था कि ये पैरेलल वर्ल्ड है और रियल दुनिया में जो भी चीजें गायब हो रही थी वो टेलीपोर्ट होकर इसी जगह पर आकर लैंड कर रही हैं।
चाहे वो मरे हुए इंसानों की बॉडी हो या फिर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स। अंदर जाने पर तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा प्लेन क्रैश हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ उस ड्रोन के हमले से बचने के लिए वो तीनों जल्द से जल्द उसी क्रैश हुए प्लेन के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर वो शायद सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ड्रोन के अंदर मौजूद कुछ सोल्जर्स अब प्लेन में घुसकर उन्हें मारने के लिए लगातार फायर करने लगे। विल और माइक भी खुद को प्रोटेक्ट करते हुए काउंटर फायर कर रहे थे, जिससे कि उन्होंने जल्द से जल्द उन सारे सोल्जर्स को मार दिया। विल को तो उन सोल्जर्स के पास एक बहुत ही एडवांस वेपन मिलता है, जिसे कि वो अपने साथ रख लेता है प्रोटेक्शन के लिए। जैसे ही वो तीनों बाहर निकलते हैं तभी एक और ड्रोन ने उनके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन इस बार विल नॉर्मल गन से फायर करने के बजाय उसी एडवांस वेपन से फायर करता है। एक ही गोली लगने पर वो ड्रोन पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था और इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा होता है कि चारों तरफ शॉक वेव फैलने लगी। इस हमले से तो खुद विल और माइक भी काफी घायल हो चुके थे। विल की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब होने के कारण माइक और एबिगेल उसे लेकर रेबेल्स के ग्रुप के पास चले गए थे। ये रेबेल के ग्रुप वाले भले ही कंपनी के अगेंस्ट खड़े हों, लेकिन ये दूसरे इंसानों की बहुत अच्छी तरीके से मदद करते थे। विल का तो वहाँ जल्द से जल्द इलाज करना चालू हो गया, क्योंकि वो सीरियस कंडीशन में होता है। इन सारी चीजों में उसे कभी होश आ रहा था तो कभी वो अनकॉन्शियस हो जाता है, और अब वो अपने पास्ट के एक विजन को इमेजिन करता है, जिसमें कि उसकी बहन मिया आकर कह रही होती है कि मेरा बेटा गायब हो चुका है। तभी पता चला कि रेबेल ग्रुप के लीडर, जिसका नाम गोजो होता है, उसने ही बहुत सारे लोगों को किडनैप कर लिया था। उन लोगों में मिया का बेटा भी होता है। इस बात से विल को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा इन सारी रेबेल्स ग्रुप के ऊपर, लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ विल प्रेजेंट टाइम के अंदर आकर होश में आ जाता है। उसे तो अपने सामने रेबेल्स का वही ग्रुप लीडर दिखाया गया जिसका नाम गोजो था। हालांकि विल अपने नेफ्यू के लिए उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बॉडी में उतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठकर उनसे लड़ाई कर सके। अब यहाँ विल का बैग चेक करने पर उन्हें वो क्यूब मिल गया था, जिसे कि माइक ने बताया होता है कि ये कहीं खो गया है। एबिगेल भी उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी, क्योंकि माइक ने एक तरीके से उन्हें धोखा दिया है। उन्हें क्यूब की जरूरत थी इस पूरे प्रोजेक्ट और सारी चीजों को नॉर्मल करने के लिए, लेकिन अब थोड़ी देर के अंदर ही पता चला कि उस कंपनी के कई सारे सोल्जर्स उस जगह पर हमला करने लगे हैं। उन्होंने तो गोजो को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया, इसीलिए रेबेल ग्रुप के सारे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे होते हैं। विल, माइक और एबिगेल भी खुद को बचाते हुए एक दूसरे चैम्बर में आ चुके थे, जिनके पास अब उन्हीं सोल्जर जैसे एडवांस वेपन्स होते हैं। वो तीनों तो एक टीम की तरह काम कर रहे थे और एजेंट्स के ऊपर फायर करते हुए वो बाहर आ जाते हैं। एबिगेल के पास जब वो ब्लैक क्यूब आ चुका था तो वो उसके ऊपर रीडिवाइडर वर्ड बोलती है। विल को कुछ समझता नहीं, इसीलिए वो एबिगेल से पूछने लगा कि आखिर ये क्यूब किस काम आता है। तब जाकर एबिगेल एक डार्क रियलिटी बताती है। उसने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने ये मिशन कंप्लीट करने का डिसाइड तो कर लिया था, लेकिन उनकी ये भी पॉसिबिलिटीज होती है कि अगर दो दुनियाएं बन जाए और फ्यूचर में जाकर कोई एक पॉसिबिलिटी आ सकती थी कि इन दोनों वर्ल्ड्स के अंदर स्टेबिलिटी बिल्कुल भी मेंटेन ना हो, तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता था, ये क्यूब। इस क्यूब की मदद से किसी भी एक दुनिया को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। यानी कि अब विल और उसके सभी साथी जो कि पैरेलल वर्ल्ड में हैं, उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी दोनों वर्ल्ड्स के बीच में स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम स्थापित हो पाएगा। विल तो एबिगेल पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसके ही कहने पर उसने ये मिशन ज्वाइन किया था और अब एबिगेल ने विल को फंसा दिया है। ये पूरा बहस करते समय ही अचानक आसपास की सारी चीजें हवा में उड़ने लगी थी, जैसे कि आसपास की सारी ग्रेविटी एकदम कमजोर पड़ते जा रही है। विल तो एबिगेल से पूछ रहा था कि मेरी बहन मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है, आखिर वो सभी लोग सुरक्षित हैं भी कि नहीं। इसीलिए अब विल लगातार भागते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा। आसपास की सारी चीजें आसमान में एकदम आराम से उड़ने लगी थी, यानी कि उनके लिए ग्रेविटेशन एकदम से खत्म ही हो चुका होता है। विल जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा तभी एक बहुत ही बड़ी कार उसके घर पर आकर गिर जाती है, जिससे कि वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। विल जब वहां जाकर चेक कर रहा था तो उसके अंदर किसी की डेड बॉडी दिखाई दे रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया, क्योंकि ये शायद उसकी बहन और उसके नेफ्यू की हो सकती थी। अब यहाँ विल को एक और विजन याद आता है, जिसमें कि वो अपनी बहन से प्रॉमिस कर रहा था कि वो इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे, लेकिन उसी समय वहाँ अल्ट्राप्लेक्स कंपनी के कुछ एजेंट्स आ चुके थे, जो विल को पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और तब से ही विल अपनी बहन मिया और अपने नेफ्यू से मिला ही नहीं था। विल तो अब होश में आ जाता है, जो एक पैरेलल अर्थ पर था और वहां से कहीं दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट टाइम वाले एजेंट्स भी उस जगह पर पहुंच चुके थे, जो सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन सोल्जर्स ने तो जल्द से जल्द माइक, विल और एबिगेल पर हमला कर दिया और उस क्यूब को हासिल कर लिया। वो तो उन्हें बेहोश करके जल्द से जल्द एक प्लेन में लेकर जाते हैं, जिसके अंदर अल्ट्राप्लेक्स कंपनी का CEO रायन मौजूद होता है। रायन ये बोल रहा होता है कि हमें ये अंदाजा नहीं था कि हमारा
एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देगा और अब स्टेबिलिटी के लिए एक दुनिया को तो खत्म होना ही है। इसीलिए रायन कह रहा था कि हमें क्यूब की मदद से इसी पैरेलल दुनिया को खत्म करना होगा। लेकिन अब अचानक विल होश में आ जाता है, जो कि आगे चलकर प्लेन को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। वो प्लेन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर अब नीचे गिर जाती है, जिसमें कि कई सारे सोल्जर्स अपनी जान गंवा बैठे थे। विल और माइक किसी भी तरीके से बाहर आते हैं और उन सारे सोल्जर्स के ऊपर काउंटर फायर करने लगते हैं। उनके पास तो अब वो क्यूब भी आ चुका था, जिससे कि वो टावर की तरफ ले जा रहे होते हैं। वो सारे सोल्जर्स भी ऑलमोस्ट मर चुके होते हैं, क्योंकि वो क्रैश ही इतना बड़ा था। माइक भी पूरी तरीके से विल का इस मिशन में साथ देने के लिए रेडी हो जाता है और उस टावर की तरफ वो दोनों बढ़ने लगे थे। वो दोनों जैसे ही अपने रास्ते में मौजूद होते हैं, तभी अचानक और भी एजेंट्स आ चुके थे। उन्होंने तो लगातार दोनों के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिया होता है। लेकिन विल अब माइक को गाइड कर रहा था कि हम इस ड्रोन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और बच सकते हैं। उसने तो माइक को बताया कि सबसे पहले ड्रोन को उसके बीच वाले हिस्से पर मारो, जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट होकर बाकी सारे ड्रोन्स को मारने लगेगा। माइक ने तो सेम टू सेम विल द्वारा बताए गए प्लान को एग्जीक्यूट किया और वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। वो तीनों के तीनों ड्रोन्स अपने आप में ही फायर करते हुए मारे गए। अब वो दोनों तो क्यूब लेकर टावर के अंदर जाने लगते हैं, पर एक ड्रोन अभी भी बचा हुआ था, जिसके ऊपर उनका ध्यान बिल्कुल गया ही नहीं। उस ड्रोन ने तो एनिमी स्पॉट करके फायर भी करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि माइक को बहुत ज्यादा गोली लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि विल सक्सेसफुली अंदर पहुंच चुका था। दरअसल विल का मानना होता है कि पैरेलल दुनिया को ही खत्म कर दिया जाए, जिससे कि दूसरे लोग जो कि असली दुनिया में जिंदा हैं, वो बचे रहें और लंबे समय तक जिंदा रहें। लेकिन अल्ट्राप्लेक्स कंपनी के एम्प्लॉइज और लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उनके हिसाब से रियल अर्थ को खत्म करके पैरेलल अर्थ को ही बचाए रखना चाहिए। लेकिन अब विल ये सारी चीजें नहीं सोचता और उस क्यूब को लेकर अंदर जाने लगता है। क्यूब पर अब कुछ ही मिनट्स बाकी थे, जिसमें कि वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा और उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए गए थे जिससे कि असली दुनिया पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन विल अब जल्द से जल्द एक मशीन के अंदर लाकर उस क्यूब को इंटर कर देता है, जिससे कि दोनों डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके थे। और अब ये पूरा प्रोग्राम उल्टा हो जाता है, यानी कि असली दुनिया के डिस्ट्रॉय होने के बजाय क्यूब का बटन दबाने पर वो बैरियर ही खत्म हो जाएगा और पैरेलल अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और आगे चल के पैरेलल अर्थ का नामो निशान मिटने की वजह से वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन विल उस क्यूब का बटन दबाता इससे पहले एबिगेल पीछे आ जाती है और उसने विल को गोली मारना स्टार्ट कर दिया था। विल बहुत ही ज्यादा घायल होकर नीचे पड़ा हुआ होता है, लेकिन इससे पहले वो मरता उसने अपने हाथ की मदद से उसने जल्द से जल्द क्यूब के उस बटन को दबा दिया। एबिगेल फिर से उसे गोली मारती है और विल को जान से खत्म कर देती है। लेकिन अब क्यूब का बटन प्रेस हो जाने के बाद असली दुनिया में कंपनी का जो लेजर बीम निकल रही थी, वो अब एकदम से बंद हो जाती है। यानी कि अब पैरेलल वर्ल्ड जिसमें कि विल अब मर चुका था, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। असली दुनिया के सारे लोग विल की इस सेक्रीफाइस के कारण बच जाते हैं। उसमें तो विल की बहन और उसका बेटा भी मौजूद था, जिसके साथ हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।